अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पलवशा महमूद और प्रोग्राम हेल्थ 21 में ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से आप लोगों को खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आजकल जैसे कोरोना वायरस आलमी वबा है और पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है, इस तरह डेंगू भी एक वबा है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। और ये वबा पाकिस्तान में आजकल इसके बहुत ज़्यादा एक बार फिर से केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं वो डेंगू के केसेस से भर रहे हैं और इवन जो छोटे क्लिनिक्स भी हैं उनमें भी डेंगू के बहुत ज़्यादा आजकल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसकी तशख़ीस किस तरह होती है, इसका बचाव कैसे मुमकिन है, इस हवाले से हम लोग आज बात करेंगे। और डेंगू का ट्रीटमेंट, क्योर और तमाम जो है वो हमारी डाइट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेंगू के बाद, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर आसिम, उनको मैं वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन डेंगू से रिलेटेड ये है कि डेंगू बेसिकली है क्या? देखिए, डेंगू जो है बेसिकली एक वायरल इलनेस है जो इजिप्टाई जो मॉस्किटोज होते हैं उसके बाइट से फैलती है। ठीक है, तो बहुत ही इनिशियली इस डिज़ीज़ के मुतालिक इतना लोगों को पता नहीं था, बट आपको याद होगा कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में पंजाब से ये रिलेशन शुरू हुआ था और लाहौर में इसके बहुत एक बड़ा बल्क हमारे सामने आया था जिसमें काफ़ी डेथ्स भी हुई थी। उसके बाद ये कि लोगों को इस बारे में काफ़ी हद तक पता लगा था। इनिशियली ये डिजीज़ होती हैं, लेकिन ज़ाहिर पेंडेमिक्स जब डेवलप होते हैं तो उसके हवाले से आगाही फैल जाती है और लोगों को इस हवाले से पता लगता है। जैसे पहले कोरोना वायरस का किसी को कोई आइडिया नहीं था, जबकि कोई न्यू वायरस नहीं है, वेरिएंट्स अब न्यू आए हैं जिन्होंने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। तो इसी तरीके से डेंगू इलनेस भी काफ़ी पुरानी इलनेस है, लेकिन ये कि पाकिस्तान में कुछ सालों से ये पेंडेमिक इख्तियार कर चुकी है। इनिशियली 2 से 3 साल पहले एक पेंडेमिक क्रिएट हुआ था, पंजाब कराची इन्वॉल्व हुआ था, फिर पिछले साल भी कराची में काफ़ी केसेस इसके आए थे और अभी रिसेंट एक ट्रेंड भी देखने में आ रहा है कि ये अब अगेन ऑन राइज है कराची में भी और ओवरऑल पाकिस्तान, खासतौर पे पंजाब और सिंध वगैरह की साइड पे। बेसिक वायरल इलनेस है। ठीक है, वायरल इलनेस है, आपने वायरल का जिक्र किया। हमारे उमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अगर इंटीरियर साइड पे देखा जाए तो वायरल को ये समझा जाता है कि आप किसी इंसान को जो है वो टच करेंगे, जिस तरह कोरोना वबा है तो ये वबा की सूरत इख्तियार करके जो है एक से दूसरे में मुंतकिल होगी। तो क्या डेंगू भी इसी तरह का वायरल है? नहीं, डेंगू की जो खासियत है उसमें से ये खासियत बिल्कुल नहीं है। ये स्किन कॉन्टैक्ट से या टचिंग से ये ट्रांसमिट नहीं होता, बिकॉज ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन है। हाँ, इन केस अगर कोई डेंगू का मरीज है और उसको कोई भी मॉस्किटो बाइट करता है और वो मॉस्किटो आपके अदर फैमिली मेम्बर्स को अगर बाइट करेगा तो फिर ट्रांसमिशन पॉसिबल है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, हैंड शेकिंग से, यूटेंसिल्स की यूटिलाइजेशन से ये किसी सूरत नहीं फैलता। सही, मतलब तो इस लिहाज से इस चीज़ को डरना कि अगर एक घर में डेंगू हो चुका है तो उसको अलग कर देना, आइसोलेट कर देना, ये उस लिहाज से ठीक नहीं है। हाँ, उसका आइसोलेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर उस बंदे को उस मॉस्किटो ने बाइट किया और वही मॉस्किटो अदर फैमिली मेम्बर्स को अगर बाइट कर लेता है तो फिर ट्रांसमिशन एक फैमिली में हो जाएगी। लेकिन कंटीजियस वाली जो डिजीज एलिमेंट है वो इस वायरस का कंटीजियस नहीं है डेंगू, बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर। इसके बेसिक सिम्टम्स क्या हैं? हम लोग अगर घर पे हैं, मतलब जैसे मैंने बात की कि इंटीरियर साइड पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती और उमूमन जब बुखार होता है तो उसके लिए पैनाडॉल या फिर इस टाइप की जो बेसिक टैबलेट्स हैं वो दे दी जाती हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, इसके सिम्टम्स कोई भी वायरल इलनेसेस होती है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो काफ़ी मिक्स होते हैं, आपको क्लियर कट सिम्टम्स नहीं मिल रहे होते। लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो अदर डिजीज से इसको काफ़ी डिफरेंट कर रहे होते हैं, तो जिसपे हमें तशखीस बनाने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है, पहली तो बात ये होती है कि इसमें हाई ग्रेड फीवर आएगा। हाई ग्रेड फीवर अप टू 103, 104, इवन 105, 106 भी डॉक्यूमेंट्स हुए हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स में हाई फीवर डेंगू के साथ। सही। वन थिंग, हाई ग्रेड फीवर। दूसरी चीज़, इसको बोन ब्रेक फीवर भी बोलते हैं। इतना शदीद दर्द होता है कि जैसे हड्डियाँ टूट रही हैं। ये बड़ी ख़ास बात होती है। मरीज आके बोलता है डॉक्टर साहब पहले भी बुखार हुए मगर ये बुखार तो बहुत ही अलग है, ऐसे लग रहा है जैसे जिस्म बिल्कुल टूट गया है। सही। ठीक, तो एक तो शदीद जिस्म में दर्द, तेज बुखार। तीसरी चीज़ होती है इसके टिपिकल सिम्टम्स में रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है। पेशेंट कंप्लेन करेगा। बच्चों में ये चीज़ थोड़ी सी कम हमें मिलती है क्योंकि बच्चे इस चीज़ को थोड़ा सा अवेयरनेस में प्रॉब्लम होती है, वो इस चीज़ को पहचान नहीं पाते कि सर में दर्द है या आंखों में दर्द है। वो ओवरऑल बोल रहे होते हैं कि हमें थकन हो रही है, जिसमें दर्द हो रहा है। तो रेट्रो ऑर्बिटल पेन इसका बड़ा खास फीचर है इस डिजीज़ का। हेडेक बहुत सीवियर किस्म का होता है इसमें। वॉमिटिंग्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है। अब कंफ्यूजन यहाँ होती है कि कोई भी बुखार होगा तो उसमें बॉडी पेन और वॉमिटिंग्स ये चीज़ें तो आएंगी। तो देखें, इसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। एक तो ये शॉर्ट इलनेस होगा, सडन
फीवर शुरू होता है, हाई ग्रेड फीवर होगा। अगर फॉर सपोज इंटेरिक है, अदर वायरलेस इलनेस है, उनका मैक्सिमम फीवर 103 102 तक जा रहा होता है। कुछ फीवर्स होते हैं जो 104 तक जाते हैं, 105 106 की टचिंग में यूजुअली वायरस टच नहीं कर रहे होते। बॉडी पेन होता है लेकिन इस हद तक शदीद पेन नहीं होता। बेरेबल पेन्स होते हैं बाकी वायरसेस में, इसमें अनबेरेबल पेन्स हो रहे होते हैं, जिसको बोन ब्रेक फीवर बोल देते हैं। तीसरी चीज रेट्रो ऑर्बिटल पेन, बाकी वायरसेस में इतना कॉमन नहीं है, इसमें टिपिकल है कि रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा। ठीक है। दूसरी चीज बाज़ औक़ात क्या होता है कि पेशेंट इनिशियली उसको समझता है कि फीवर, डॉक्टर साहब फीवर 2 दिन हुआ था, बहुत शदीद फीवर था, पेनाडोल ली, 2 दिन ठीक रहा, अब भी अगेन दोबारा फीवर, ये बड़े शदीद फीवर, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है कि 2 दिन पहले फीवर उतरा था, अभी 2 दिन सही था, फिर एकदम से हो गया। तो ये एक और फीचर होता है इस डेंगू का, वो ये होता है कि बाईफेजिक फीवर होता है। इसमें 2 फेजेस का फीवर होता है, इनिशियल फेज होगा, फिर रेस्टिंग फेज होगा, और देन उसके बाद अगेन एक फीवर का फेज आ सकता है। हमेशा नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही बाईफेजिक, लेकिन कॉमन फीचर्स है कि ऐसा होता है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सीवियर फ्लशिंग होती है। अब कोई भी बात होती है वो भी यही कहा जाता है कि जब बुखार होता है तो बच्चा तो लाल होगा, बड़ा लाल हो जाता है, लेकिन उनमें और इसकी फ्लशिंग में बड़ा डिफरेंस होता है। इसमें बहुत सीवियर किस्म की फ्लशिंग होती है, फेस बिल्कुल रेड लाइक अ टोमेटो या पोमीग्रेनेट का जो कलर होता है, इस तरीके से फ्लशिंग होती है, सीवियर फटीग होगा। ये टिपिकल फीचर्स हैं। वॉमिटिंग्स, जरूरी नहीं कि हर फीवर में वॉमिटिंग्स हो, इसमें वॉमिटिंग्स हो सकती हैं। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें डेंगू की तरफ इशारा देते हैं, तो फिर हम उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बेस पे। सही। डॉक्टर, अभी आपने जिक्र किया कि बच्चों में जो है वो इतनी अवेयरनेस नहीं होती और उनको पता नहीं चलता कि उनका बेसिकली जो पेन है वो किस टाइप का पेन है और कहाँ हो रहा है। तो बच्चों में डेंगू कितना पॉसिबल है, मतलब किस हद तक बच्चों में फैल सकता है? देखिए, बात यह है कि इनिशियली जब डेंगू फैलना शुरू हुआ था तो एडल्ट केसेस सामने आए थे, उसके बाद बच्चों में केसेस भी सामने आने लगे। तो ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये डिजीज बड़ों की है या छोटों की है। ये एक वायरल इलनेसेस है जो छोटों को भी इक्वली हो सकती है और एडल्ट्स को भी इक्वली हो सकती है। सही। अच्छा, बच्चों में मैं कहता हूँ ये थोड़ी सी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सही। अब उसकी रीजंस क्या है कि एडल्ट एक बाशऊर इंसान होता है, ठीक है, उसके पास एक शऊर है कि अगर कोई जगह है जहाँ मच्छर ज्यादा है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो पूरी क्रॉथिंग कर सकता है, लिहाफ चादर वगैरह ओढ़ के सोते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, चादर हाफ लिहाफ उतार देते हैं, उनको उलझन होती है, तो उसमें चांसेस ऑफ बाइटिंग ज्यादा होती है। दूसरी चीज इसकी फीचर्स में शामिल ये है कि ये मॉस्किटो यूजुअली जो लेट इवनिंग का फेज होता है उसमें बाइट आउट कर रहा होता है, तो उसमें मोस्टली बच्चे प्लेग्राउंड्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उसमें उनको बाइट्स करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली ये फीवर जो या डिजीज जो है वो एडल्ट्स एंड बच्चे दोनों की है, दोनों ही इक्वली इससे इफेक्ट हो सकते हैं। मेल फीमेल का भी ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इक्वली मेल एंड फीमेल इसमें शिकार हो सकते हैं। सही। तो डॉक्टर, अगर बच्चों में इन केस ये जो है डायग्नोज हो डेंगू, और तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए क्या जो है डिफरेंट किस्म की एहतियात होती है, या दोनों के लिए सेम आप लोग जो है वो एहतियात बताते हैं, या मेडिसिन वगैरह में कोई डिफरेंस होता है? देखिए, सबसे पहले एहतियात से पहले तो मैं इसको ये बोलूँगा कि इसकी तशखीस एक तो क्लिनिकल हिस्ट्री पे बेसिस पे हम लोग कर रहे होते हैं, दूसरे इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं सही जो हम लोग करवा रहे होते हैं। इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, अक्सर जीपीज और जो मेडिकल एरियाज में होते प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जहाँ ये पिक नहीं होता। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कितना दिन का फीवर है। सही। अगर फीवर लेस देन वीक है तो आपने टेस्ट डिफरेंट करना है, अगर 7 डेज से ज्यादा फीवर हो चुका है तो आपने टेस्ट डिफरेंट करना है। सही। अगर लेस देन 1 वीक का फीवर है तो आपने डेंगू NS1 एंटीजन करवानी होती है, और अगर फीवर को 7 डेज गुजर चुके हैं तो आपने डेंगू एंटीबॉडीज करवानी होती है, जिसमें IgM और IgG शामिल है। सही। रीसेंट इन्फेक्शन होगा तो IgM पॉजिटिव होगा, अगर प्रीवियस कोई इन्फेक्शन है जो ट्रीट हो चुका है इस वक्त नहीं है तो उसमें IgG पॉजिटिव आएगा। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि यूजुअली एंटीजन फर्स्ट 2 डेज में पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव आ रहा होता है जी। इनिशियली टेस्ट करवाए जाते हैं। अभी रिसेंटली कुछ केसेस हमारे सामने आए ऐसे जो बाद में बड़े क्रिटिकल हुए कि शुरू में जब 2 दिन का बुखार था टेस्ट करवाए गए थे, डेंगू भी टेस्ट हुआ था, मलेरिया भी हुआ था, इंटेरिक भी हुआ था, सारी चीज हुई थी, नेगेटिव था, सब नेगेटिव था। फिर चौथे दिन डॉक्टर ने कराया तो चौथे दिन वो बोले डेंगू, पहले वो बोलते हैं डेंगू नहीं है, आप बोलते हो डेंगू है, तो इस तरीके से क्या ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई। तो यूजुअली जो डेंगू एंटीजन है वो इनिशियली 2 डेज में बाज़ औक़ात डिटेक्ट नहीं होता। सही। इनिशियली वो आफ्टर 72 आवर्स क्लियर कट डेफिनेटिव डायग्नोसिस हम लोग की बन जाती है, तो आपका डेंगू एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है। लिहाजा एक बच्चा अगर आपने बड़ा या बच्चा जो भी अगर आपने सस्पेक्ट किया है कि वो डेंगू है तो आप उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अगर भेजना चाह रहे हैं तो ठीक। अगर उसमें फॉर सपोज
नेगेटिव आता है डेंगी, तो आप बाकी मार्कर्स उसके देखें। आपने सीबीसी लाजमी करवाना है। सीबीसी में आप उसका हीमोग्लोबिन से हेमाटोक्रिट रेशियो आप निकालेंगे। अगर हेमाटोक्रिट 12 है तो फॉर हीमोग्लोबिन अगर 12 है, हेमाटोक्रिट 3 टाइम्स से लेस देन होना चाहिए नॉर्मल वे में। अगर 3 टाइम्स अबव जा रहे हैं तो ये आपके पास क्लू है कि इट मे बी अ डेंगी, आइदर आपके पास डेंगी की रिपोर्ट नेगेटिव है। दूसरा क्लू जो इसमें मिलता है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मिलता है। प्लेटलेट आपके लोअर साइड पे आना शुरू होते हैं, बट ये नॉट नेसेसरीली कि फर्स्ट डे पे आपके प्लेटलेट नीचे आ जाएंगे। ठीक। तीसरी जो चीज होती है इसमें टीएलसी काउंट, जिसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं, जो बेसिकली इन्फेक्शंस को शो आउट कर रहे होते हैं, तो उसमें भी इनिशियल ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, लेकिन लेटर ऑन ल्यूकोपीनिया होता है, यानी टीएलसी काउंट डिक्रीज होता है। सही। लिहाजा आपने जस्ट डेंगू की रिपोर्ट को रिलाई नहीं करना, आपने अपने सीबीसी को भी बच्चे की क्लिनिकल कंडीशन, बड़े की क्लिनिकल कंडीशन और हिस्ट्री से को रिलेट करना है। अगर आपकी हिस्ट्री, आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन और आपका सीबीसी डेंगू से को रिलेट कर रहा है, तो आपने डेंगू को 3rd डे या 4th डे पे दोबारा रिपीट करवाना है। सही। और बात यही होती है कि हम लोग को ट्रीटमेंट टेस्ट की नहीं करनी होती, हमें ट्रीटमेंट एडल्ट के बच्चे की क्लिनिकल स्टेटस के मुताबिक करनी होती है। इस वक्त डेंगू वायरस है, इसी जैसे कई वायरसेस मौजूद हैं जो बिल्कुल डेंगू लाइक बिहेव करते हैं। एक्चुअली दे डेंगू नहीं है, दे आर डेंगू लाइक इलनेस। तो उनकी भी ट्रीटमेंट, उनका भी वे ऑफ डायग्नोसिस पाथवे ऑलमोस्ट डेंगू की तरह ही सेम है। लिहाजा ये नहीं कि डेंगू नेगेटिव है तो हमने उसको छोड़ देना कि डेंगू नहीं है, मामूली सी चीज उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। आपने डेंगू लाइक इलनेसेस को भी मद्देनजर रखते हुए उसकी ट्रीटमेंट रखनी है। सही। डॉक्टर, अभी आपने बात की बच्चों की और बड़ों की कि अगर बच्चों में डेंगू हो तो उसके लिए हम लोग कौन से टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी खातून को जो है वो डेंगू हो जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसकी औलाद में, उसके बच्चे में क्या हो सकते हैं, या फिर क्या खुदा न ख्वास्ता वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है अगर उसका जो है वो क्योर टाइम पे ना हो सके। देखिए, डेंगू के मुतालिक थोड़े से शुभ शुभात भी लोगों में मौजूद हैं कि डेंगू अगर हो गया तो वो लाइफ थ्रेटनिंग है। ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है। सही। लेकिन डेंगू को नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाना ये भी खतरनाक चीज है। डेंगू की जो देखें बात यह है कि डेंगू के फेजेस होते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है। इसमें इनिशियली जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेंगू के केसेस होते हैं 90% वो माइल्ड वैरायटी होती है। इसमें जस्ट आपको पेनाडोल, जो बेसिकली पैरासिटामोल है, जो डिफरेंट ब्रांड्स लाइक पेनाडोल, कैल्पोल्स आपके पास मिल रहे होते हैं, आपने उसी से ट्रीट करना होता है, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन है, नॉन प्रेग्नेंट है, चाइल्ड है, कुछ भी है। ठीक है। आपने उन पे नजर रखनी होती है। बेसिकली डेंगू के अंदर हीमो कंसेंट्रेशन हो रही होती है, जिसको मैंने हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट का रिलेशन आपको बताया। अगर हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट का रिलेशन आगे पीछे हो रहा है तो ये साइन है कि डेंगू आपका माइल्ड नहीं है। माइल्ड डेंगू में सिम्टम्स आपको मैंने सारे बता दिए हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट गुड फ्लूइड, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक और पैरासिटामोल। आपने बाकी बच्चे की वाइटल्स पे नजर रखनी है, जिसमें हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, आपने एयर एंट्री लंग्स के अंदर, ब्लड प्रेशर और आपकी कैपिलरी फिल टाइम जो हम डॉक्टर्स देख रहे होते हैं उस पर नजर रखनी है। अगर वो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई वाइटल्स में प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो डेंगू कुछ नहीं करेगा। यूजुअली 6 डे के बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, बच्चों में भी बड़ों में भी। सही। वो डेंगू प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर डेंगू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो फिर आपको उसको सीरियस एटीट्यूड देना होगा। फिर उसमें आपके डिफरेंशिएट होता है डेंगू के, ये कंपनसेटेड शॉक है या अनकंपनसेटेड शॉक है। अब शॉक की डिफिनेशन अगर मैं बोलूं तो सिंपल फॉर्म में कि ब्लड गाढ़ा हो रहा है और जो जिस्म के खुलिये हैं वहां से पानी जो जिस्म का होता है वो निकल के आपकी बाहर स्पेसेस यानी हाथों में, पांवों में, सीने में, पेट में भर रहा है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो ये सीवियर डेंगू है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेंगू उस सूरत में बिल्कुल सीरियस नहीं है। बहरहाल मैसेज यही है कि डेंगू अगर आपको होता है तो सबसे पहली चीज काम डाउन। हर डेंगू जानलेवा नहीं होता। आपने फ्लूइड इनटेक अच्छा रखना है, अपने वाइटल्स पे नजर रखनी है, मुआलिजीन से रुजू रखना है। मुआलिजीन की जिम्मेदारी है कि वो इनके वाइटल्स पे, लैब्स पे नजर रखें। किसी भी वक्त अगर लैब्स में या क्लिनिकल कंडीशन में डिटोरेशन होना स्टार्ट हो तो एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटलाइज किया जाए, प्लेटलेट पे नजर रखी जाए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम डाउन रखा जाए, फ्लूइड और डाइट्स पे फोकस किया जाए। अगर कंपनसेशन, नॉन कंपनसेशन की बात हो रही है, हॉस्पिटलाइज किया जाए। वहां पे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, जो सीडीसी की गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद हैं, नेशनल गाइडलाइंस मौजूद हैं, उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट, फ्लूइड एडजस्टमेंट सब की जाती है। और जरूरी नहीं है कि अगर डेंगू सीरियस हो रहा है तो वो कंफर्म है कि वो अब डेथ है, ऐसा नहीं है। जब तक
कोई भी बच्चा या बड़ा अनकम्पनसेटेड शॉक में नहीं जाता, बेटर चांसेस होते हैं, ग्रेट प्रोग्नोसिस होती है। अनकम्पनसेटेड शॉक में से भी अब बच्चे और बड़े वापस आ रहे हैं, उस लिहाजा उसकी भी प्रोग्नोसिस अब बेहतर होती जा रही है जैसे जैसे हमें आगे ट्रीटमेंट्स में शऊर आता जा रहा है। सही। डॉक्टर, हमारी जो डाइट का है वो कितना रोल है अगर हमें डेंगू हो जाता है खुदा न ख्वास्ता, तो हमारी जो डाइट है वो किस कदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेंगू से क्योर में या फिर डेंगू के ट्रीटमेंट में जो भी है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो वायरसेस होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। सही है। जैसे अदर वायरस है, ऐसी डेंगू भी है जो सेल्फ लिमिटिंग है। उसने अपना पूरा टाइम पीरियड गुजार के ही आपकी बॉडी से जाने, उससे पहले वो नहीं जाएगा। ठीक है। आपने उसकी सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस के लिए देखना है। जब भी कोई बीमारी जिस्म में आती है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आपकी बॉडी को दिफा करना है। आपकी बॉडी तभी दिफा कर सकती है जब उसके पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे या फौज उसकी स्टेबल होगी। अब बॉडी को चलाने के लिए फ्यूल डालना जरूरी है। कोई भी सिंपल फॉर्म में बोलूं, गाड़ी है, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल तो चाहिए। अगर पेट्रोल नहीं हो तो गाड़ी बंद हो जाएगी। इसी तरीके से जब इंसान की बॉडी में हाई प्रेशर स्टेट आती है, स्ट्रेस स्टेट आती है, तो आपको मजीद डाइट पे फोकस करना होता है। एक बच्चा अगर स्टेबल है, अनकम्पनसेटेड डेंगू की बात नहीं कर रहा, कॉमन डेंगू है, अगर बच्चा या बड़ा ओरल इंटेक के काबिल है तो आपने उनका फ्लूइड भी बढ़ाना है, आपने उनकी डाइट भी बढ़ानी है एज मच एज पॉसिबल कि वो उसको डाइजेस्ट कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। गुड इनटेक वाटर, गुड इनटेक ऑफ लिक्विड्स, गुड डाइट। ठीक है। अभी आपने लिक्विड की बात की, जैसे कि पाकिस्तान में जो है इंटीरियर साइड पे ज़्यादा शऊर नहीं है कि अगर पेशेंट है तो उसको किस तरह जो है वो डाइट पे फोकस करवाना है या फिर किस तरह उसका क्योर मुमकिन है। तो पाकिस्तान में ये मिथ है, आई डोंट नो इफ इट्स मिथ और क्या है ये, कि पपीते के पत्ते का पानी जो है वो ज़्यादा यूज़ करने से आप डेंगू से बच सकते हैं या इसका क्योर जल्दी हो जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, इनिशियली इस पे सब रिसर्चेस आउट थी कि क्या पपीते के पानी से इस पे कोई इफेक्ट है या नहीं, तो अब आई थिंक इट्स साइंटिफिकली तो ये भी प्रूव नहीं ये प्रूव हो चुकी हैं चीज़ें। कुछ आर्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, बाकी रिसर्चेस और डेटास भी मौजूद, ऑल्दो ये चीज़ें अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशंस हैं। ठीक। लेकिन कुछ एविडेंसेस मौजूद हैं जिसमें आपके पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम कर रहा होता है, तो उसके नतीजे में एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जब कम होते हैं ना तो प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन कम हो जाती है। सही। ये नहीं होता कि प्लेटलेट बना रहा होता है, ये मिसकॉन्सेप्ट है कि ये प्लेटलेट बना रहा होता है, ऐसा नहीं है। बेसिकली इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। जब आपकी इन्फ्लेमेशन नीचे आती है तो आपकी जो ओवरऑल डिस्ट्रक्शन है सेल्स की वो कम हो जाती है। जब वो कम होगी तो पेशेंट जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक। डॉक्टर, डेंगू का क्योर या फिर डेंगू का ट्रीटमेंट किस तरह मुमकिन है? कुछ अक्सर जो है वो लोग फैमिली जो है अपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड करना बेहतर नहीं समझते और वो घर पे जो है रह के ट्रीटमेंट करने की या करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो डेंगू का ओवरऑल क्योर या ट्रीटमेंट किस तरह मुमकिन है? देखिए, बिल्कुल क्लियर बात है कि हर डेंगू को हॉस्पिटल की नीड होती नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम डेंगू जो है वो घर में ही सेटल आउट हो सकता है। सही। आपने सिर्फ नजर रखनी होती है जिन चीज़ों को मैंने पहले फोकस किया, वही चीज़ें कि हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ओवरऑल क्लिनिकल कंडीशन, मेंटल स्टेट, अगर ये चीज़ें नॉर्मल हैं, साथ में लेवल्स स्टेबल हैं, तो फिर इन बच्चों को, इन बड़ों को आपने तिल फीवर, पैरासिटामोल रखना होता है। जी। जैसी फीवर सेटल आउट हो जाए आपने उसको बंद कर देना है। यूजुअली 7th डे से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद डेंगू किसी सूरत डेंजरस नहीं होता। लेकिन अगर डेंगू यूटिलाइज सिंपल डेंगू से निकल के कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड की तरफ जा रहा है तो फिर आपने हॉस्पिटलाइज करना होता है। खुद ना खासा प्लेटलेट नीचे आ रहे हैं, हेमोटोक्रिट आपका बढ़ रहा है, तो फिर आपने उनको हॉस्पिटलाइज करना। अब हॉस्पिटलाइज में इसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट की जाती है कि डेंगू का जो पेशेंट है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या क्रिटिकल है। अगर स्टेबल है तो उसमें जस्ट वो पैरासिटामोल एंड IV फ्लूइड्स रखे जाते हैं। अगर वो डेंजर जोन में आ रहा है, शॉक की तरफ जा रहा है, तो फिर आपने अकॉर्डिंग टू वेट एंड क्लिनिकल स्टेटस, क्लिनिकल लैब्स के मुताबिक फ्लूइड्स स्टार्ट करने होते हैं। वो फ्लूइड्स आर्ली मॉनिटरिंग के हिसाब से दिए जाते हैं। इनिशियली बोलसेस दिए जाते हैं, फिर उसके बाद 10-20 ml के हिसाब से मेंटेनेंस फ्लूइड चलाए जाते हैं। वो लेटर ऑन करते करते हम 2 ml पर kg तक लेके जाते हैं। और अगर क्रिटिकल स्टेट है तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस को ट्रीट सही, उसके अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस करनी है। नाज़रीन, हम लोग आज डेंगू के हवाले से बात कर रहे थे, डेंगू की तशख़ीस किस तरह होती है, डेंगू का जो है वो क्योर और ट्रीटमेंट किस तरह मुमकिन है। हमें चाहिए कि हम लोग अपने घर में जो है पानी के जितने भी बर्तन हैं उनको पानी के बगैर रखें या फिर उनको ढाँप के रखें ताकि डेंगू की तशख़ीस ना हो। और हमें चाहिए कि हम लोग बच्चों का ख़ास तौर पर और जो एजड हजरात हैं हमारे घर के या फिर जो माशरे में हैं, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उनका ख्याल रखें ताकि ये डेंगू जैसे मुज़िब मर्ज़ से बचा जा
सके। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।